हमारे देश में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का उपवास रखने की परंपरा है और आप में से बहुत सारे लोगों ने आज भी सोमवार का उपवास जरूर रखा होगा। लेकिन हमारे देश में उपवासों का प्रयोग कई बार राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है, राजनीति के लिए भी किया जाता है। और आज किसानों और कई नेताओं ने सोमवार का ऐसा ही उपवास रखकर केंद्र सरकार पर अपना राजनीतिक दबाव और बढ़ा दिया है। आज हम आपको वर्ष 2020 में यानी आज के युग में राजनीतिक उपवासों की प्रासंगिकता के बारे में बताएंगे कि ये उपवास आज के जमाने में कितने सही या गलत हैं। लेकिन उससे पहले आंदोलन के आज के अपडेट्स के बारे में आप जान लीजिए कि किसानों का ये आंदोलन अब तक कहां पहुंचा है। आज का जो दिन है ये किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है। अब भी सरकार और किसान किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, यानी डेडलॉक अब भी जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने फिर से ये स्पष्ट किया है कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और सरकार आगे भी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि सरकार अब भी लगातार ये कह रही है कि हम जो नए कृषि कानून हैं इन्हें वापस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। और किसान ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है, हमारी एक ही शर्त है कि ये सारे कानून वापस लिए जाएं। अब बड़ी बात यह है कि इसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और समाधान भी वहीं पर है, इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और कुछ दूसरे राज्यों के किसान संगठनों ने आज देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है और नए कानूनों पर सरकार को अपना समर्थन दिया है। इसका मतलब यह है कि अब किसान दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक किसान वो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं, और दूसरा धड़ा किसानों का वो है जो ये कह रहा है कि हम नए कानून का स्वागत करते हैं और नए कानून बने रहने चाहिए। पंजाब, हरियाणा के जो किसान हैं वो कहते हैं कि वापस लिया जाना चाहिए कानून, लेकिन देश के जो बाकी हिस्सों के किसान हैं अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और वो नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल आगे चलकर जो आएगा वो ये है कि असली किसान कौन है और किस किसान की बात मानी जाए। जो इस कानून के विरोध में है उनकी बात मानी जाए या जो इस कानून के पक्ष में है उनकी बात मानी जाए। आज प्रदर्शन वाली जगहों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का उपवास रखा, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी आज भूख हड़ताल की। और क्यों ना करें, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद भी उपवास की राजनीति में बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और आपको याद होगा अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से उपवास इस पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है। तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन आप याद कर लीजिए जब 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसी से आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी और ये भी उपवास से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा आज सुबह किसानों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हाईवे पर गाजीपुर बॉर्डर को कुछ समय तक के लिए बंद कर दिया था, हालांकि बाद में इसे खोल दिया गया। 19 दिन से चल रहे इस आंदोलन के दौरान ठंड, बीमारियों और अलग अलग कारणों से करीब 15 किसानों की मौत भी हो चुकी है। और आप सब जानते हैं इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है, यानी चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है और ऐसे में इस तरह का आंदोलन करना अपने आप में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं वो ना तो मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो वहाँ सवाल ही नहीं है। जाहिर है अब आंदोलन कर रहे किसानों को यह भी सोचना चाहिए कि कहीं उनकी जिद लोगों की जिंदगियों पर भारी तो नहीं पड़ने लगी है। उपवास समाप्त होने के बाद किसानों ने आज शाम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एक और बैठक की और अब कल सुबह सिंघू बॉर्डर पर ये सभी किसान संगठन एक और बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आज किसानों के साथ साथ कई राजनेताओं ने भी इस आंदोलन के समर्थन में उपवास रखा और कुछ लोगों ने इसे भूख हड़ताल कहा तो कुछ ने इसे अनशन कहकर बुलाया। लेकिन यह उपवास सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया। हमारे देश में हर सोमवार को बहुत सारे लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपवास का असली अर्थ
सिर्फ कुछ घंटों के लिए खाना पीना छोड़कर भूखा रहना नहीं होता, बल्कि उपवास संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है निवास। ये दो शब्द हैं, उप और वास, इसलिए इसे उपवास कहा जाता है। उपवास का मतलब होता है अपनी आत्मा के निकट निवास करना, यानी उपवास के दौरान आप अपने मन की शक्ति के करीब होते हैं, लेकिन यह तभी सफल होता है जब आपके मन की शक्ति सकारात्मक दिशा में लगती है। अगर मन की शक्ति नकारात्मक होने लगे तो उपवास उपहास का विषय भी बन सकता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में इसी उपवास को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया था। आजादी के बाद भी कई बार अलग अलग आंदोलनों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए उपवास का इस्तेमाल किया गया और आज भी 2020 में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आत्मा को मजबूती देने वाले उपवास में जब शरीर और मन की जरूरतों का प्रवेश हो जाए तो वो उपवास नहीं रहता, और अगर इसमें राजनीति की मिलावट हो जाए तो फिर ये सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनल्स के कैमरों के लिए किया गया एक ड्रामा बन जाता है। और जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने आज किसानों के समर्थन में 9 घंटे का उपवास रखा, वो अपने आप में एक राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये 2020 का उपवास है, जो कि पुराने जमाने के उपवास से बिल्कुल अलग है। अंग्रेजों के जमाने में संसद भवन में बम फेंककर अपनी मांग उठाने वाले भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त 116 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। 116 दिन तक वो जेल में कैदियों को अच्छी सुविधाएं देने और पढ़ने के लिए अखबार की मांग कर रहे थे। लेकिन भगत सिंह ने यह हड़ताल उस समय के मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं की थी, बल्कि वो चुपचाप अंग्रेजों और जेल प्रशासन के खिलाफ अनशन करते रहे। जबकि आज अनशन करने वाले लोग पहले अपने चारों तरफ न्यूज चैनल्स के कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले न्यूज चैनल्स को, अखबार वालों को फोन करके बताया जाता है कि नेताजी आज उपवास पर बैठने वाले हैं, आप कवर करने जरूर आइएगा और नेताजी का एक बयान भी लीजिएगा और नेताजी की एक फोटो कल के अखबार में जरूर छपनी चाहिए और नेताजी आज न्यूज चैनल्स पर भी दिन भर दिखाई देने चाहिए। असल में उपवास करने का अगर ये भी फायदा ना हो तो फिर उपवास का रखने की जरूरत ही क्या है। और ये सारी व्यवस्था जब नेताओं के पीआर मैनेजर्स कर लेते हैं, उसके बाद नेता भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2011 में दिल्ली में अन्ना हजारे का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और तब भी उपवास को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था। तब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज इस पार्टी के जिन चेहरों ने उपवास रखा, उस समय ये सभी चेहरे अन्ना हजारे के साथ मंच पर मौजूद रहते थे। और ये जो इतना बड़ा आंदोलन चला था, ये आप याद कर लीजिए किस मुद्दे पर चला था। ये जन लोकपाल बिल के लिए चला था और आज भी जन लोकपाल बिल के बारे में अब तो बहस खत्म हो गई है, किसी को पता भी नहीं है कि उसका आखिर हुआ क्या। लेकिन उससे एक फायदा जरूर हुआ, अन्ना हजारे वापस अपना बोरिया बिस्तरा लेकर गांव चले गए और आज भी वहीं रहते हैं। अब उनके पास कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं जाता, उनके पास कोई अखबार वाला नहीं जाता, उनकी तस्वीरें भी नहीं छपती, उनके इंटरव्यू भी नहीं छपते। लेकिन उससे एक फायदा हुआ, उससे एक नई पार्टी का उदय हो गया, उसका नाम था आम आदमी पार्टी। और वो पार्टी आज दिल्ली पर अपना शासन कर रही है और उपवास की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस समय देश में सबसे बड़ी एक्सपर्ट है। वो जानते हैं कि उपवास की राजनीति कैसे करनी है और कैसे किस गाड़ी में, चलती गाड़ी में सवार हो जाना है, जहां से उनकी सारी की सारी जो दुकान है वो चलती रहे। लेकिन ये बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी एक बार डॉक्टर BR अंबेडकर के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 17 अगस्त 1932 की बात है। तब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की थी। इसका मकसद था दलितों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का स्वतंत्र अधिकार देना और इसमें हर दलित को 2 वोट डालने का अधिकार देने का प्रावधान था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दलितों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे और उन्होंने वहीं इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। महात्मा गांधी की जिद के सामने झुकते हुए डॉक्टर अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पहुंचे और वहां उन्होंने बहुत बेमन से
रोते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दलितों को मिला स्वतंत्र निर्वाचन का अधिकार समाप्त हो गया और इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर इसी पूना पैक्ट के समर्थन में थे। वो चाहते थे हर कीमत पर यह पैक्ट लागू हो जाए, यानी जो दलितों के लिए अलग प्रावधान था। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि अनशन की वजह से गांधी जी को कुछ हो जाए और लोग उन्हें दोषी मानने लगे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के साथ वहां गए और उन्होंने गांधी जी से समझौता कर लिया। इस संदर्भ में आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते हैं कि कई बार अनशन भी एक प्रकार की हिंसा में बदल जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरे के खिलाफ तो हिंसा नहीं करता, लेकिन स्वयं भूखा रहकर खुद को चोट पहुंचाता है और जिसके खिलाफ ये अनशन किया जाता है वो आखिरकार ग्लानि की भावना से भर जाता है। गिल्ट फैक्टर इसे कहते हैं। और आज के ज़माने में ये बात और भी सटीक बैठती है, क्योंकि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से किसी दूसरे का जीवन संकट में पड़ जाए। इसलिए अनशन को आधुनिक रूप में नए सिरे से समझने की जरूरत है। आजकल के अनशन इंटरमिटेंट फास्टिंग में बदल कर रह गए। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये बहुत सारे डाइटिशियंस आजकल आपको बताते होंगे कि जब आप 2 मील्स खा चुके होते हैं, उसके बीच में आपको कुछ समय तक भूखा रहना होता है। उससे आपका वजन कम हो जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। आमतौर पर लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 12 से 16 घंटे तक ऐसे ही उपवास रखते हैं। इसमें शरीर को भोजन पचाने में सहायता मिलती है, वजन कम होता है। आप आजकल के राजनीतिक उपवास को भी इसी डिजाइनर श्रेणी में रख सकते हैं, जहां उपवास का असली मकसद आत्मा को स्वच्छ करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक बढ़त लेना होता है। आज किसान उपवास पर थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में किसानों के खाने पीने और उनके स्वास्थ्य की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए भी आपको यह समझना होगा, यह 2020 का आज के युग का आंदोलन है। युवा किसानों के लिए पिज्जा की व्यवस्था है, तो वृद्ध किसानों के लिए मसाज चेयर्स का प्रबंध भी किया गया है, जहां वो अगर थक जाएं तो अपने पैरों की मसाज करा सकते हैं, शरीर की मसाज कर सकते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके। इसी तरह यहाँ कपड़े धोने के लिए अलग वॉशिंग मशीन्स की व्यवस्था है और जिम की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, किसान लंबे समय तक आंदोलन कर सकें, इसके लिए खान पान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। किसानों के लिए ड्राई फ्रूट्स से लेकर शहद और ब्रेड तक सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। जिसको जैसा खाना सूट करता है वो वैसा खाना खा सकता है। यानी इस आंदोलन के दौरान गरीब किसानों का ध्यान रखते हुए एक पूरा के पूरा नया इकोसिस्टम विकसित कर लिया गया है। और ये सारी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किसान बहुत बड़ी तैयारी करके आए हैं और ये जो आंदोलन है ये लंबा खींचेगा। और ये किसान, आंदोलनकारी किसान तैयार हैं इस बात के लिए कि अगर महीनों तक भी यहां रुकना पड़ा तो वो ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन अब सवाल यही है कि अब ये आंदोलन यहां से किस दिशा में जाएगा। इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला ये कि किसान नए कृषि कानूनों में संशोधन की बात को स्वीकार कर ले। दूसरा ये कि सरकार इन कानूनों को पूरी तरह से वापस ले ले। और तीसरा ये कि यह आंदोलन अभी ऐसे ही लंबे समय तक यूं ही चलता रहे और यह डेडलॉक ऐसे ही जारी रहे। समस्या यह है कि सरकार इस बात का इशारा कई बार कर चुकी है कि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा और किसान इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में सिर्फ बीच का रास्ता ही बचता है, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, जिसमें हो सकता है कि सहमति की दिशा में कुछ कदम किसान उठाएं और कुछ कदम सरकार बढ़ाए और बीच में कहीं पहुंचकर इस आंदोलन को दोनों की इच्छा के अनुरूप समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए किसानों के बीच कुछ ऐसे नेताओं की तलाश की जानी चाहिए जिनका रुख थोड़ा सा लचीला हो और जो समस्या की जगह समाधान को प्राथमिकता देते हों। क्योंकि समस्या को बताना तो बहुत आसान है, लेकिन समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार को भी किसानों के बीच जाकर अपनी बातों को सही ढंग से रखना चाहिए और अपने नेताओं को मैदान में उतारकर किसानों तक अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचानी चाहिए। जिस तरह उपवास को हमारे देश में सही अर्थों में नहीं समझा जाता, वैसे ही सत्याग्रह को भी ठीक से समझने की कोशिश कई बार नहीं होती। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए सत्य को पकड़कर रखना। इसका प्रयोग गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया था। तब देश की जरूरतें दूसरी थीं और अंग्रेजों को झुकाने का इससे अच्छा कोई तरीका हमारे पास था भी नहीं।
लेकिन देश की आजादी के बाद सत्याग्रह का वही पुराना फॉर्मूला अब तक आजमाया जा रहा है। जबकि आजादी के बाद सत्याग्रह करने वालों के सामने अंग्रेज नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग थे, अपने ही देश के नेता थे। आजादी के बाद इन 73 वर्षों में भारत में 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं। इनमें हम छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ जो बड़े आंदोलन हुए हैं उन्हीं को हमने लिया है। अगर इन्हें भी इसमें से जोड़ लिया जाए तो भारत में हर साल औसतन 2 से 3 विरोध प्रदर्शन होते हैं हर साल। अब आप सोचिए, जो देश ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में अटका रहेगा वो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा, उस देश में प्रगति कैसे होगी। 1857 में भारत के सैनिकों ने कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह किया था। वो भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी जिसमें सैनिकों ने हिंसा का भी सहारा लिया था। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को आधार बनाकर अहिंसक आंदोलन किए। इसने आंदोलनों की कला को घर घर तक पहुंचा दिया और आंदोलन ग्लैमराइज्ड होने लगे। और आज भी आंदोलन के प्रति भारत के लोगों का यह आकर्षण कम नहीं हुआ है। हमें आंदोलन और विरोध प्रदर्शन, धरना, इन सब चीजों से एक अजीब सा प्रेम है। हम इनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं और जब ये आकर्षण विकृत हो जाता है तो ये भारत बंद की शक्ल ले लेता है और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। हाल ही में हुए भारत बंद को 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला था। 2012 में बीजेपी के साथ मिलकर 12 पार्टियों ने इसी तरह से भारत बंद का ऐलान किया था और उस समय यूपीए सरकार का विरोध किया था। यानी सब पार्टियां इसमें यही तरीका अपनाती हैं। लेकिन यह वो सत्याग्रह नहीं है जिनके जरिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा का बार बार दोहन करना है। क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। अब हमारे सामने अंग्रेज नहीं है, हमारे सामने हमारी ही चुनी हुई सरकार है जिसे हम ही ने वोट देकर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से चुना है। अब सोशल मीडिया के जमाने में आंदोलनकारियों को सत्याग्रह के नए तरीके खोजने होंगे। अपने लोगों को परेशान करके, अपने ही सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करके, उसमें आग लगा के, अपने ही देश के बाजारों को रोककर, हाईवेज को जैम करके, ट्रेन्स को रोककर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सत्याग्रह को ऐसा बनाना होगा कि इससे अपने ही देश के लोगों को कोई परेशानी ना हो और आंदोलन करने वालों का संदेश भी सरकार और देश तक पहुंच जाए। ठीक वैसे ही जैसे हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के सहारे मी टू आंदोलन को सफल बनाया गया था। इसके लिए, जब आपको याद होगा, मी टू आंदोलन हुआ था, मी टू कैंपेन हुआ था, इसके लिए तब ना तो कहीं सड़कें जैम की गईं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिया गया। इसका असर भी बहुत व्यापक हुआ और भारत समेत दुनिया के कई राजनेताओं को अपनी कुर्सी तब गंवानी पड़ी थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को काम मिलना बंद हो गया था और इन सब का सामाजिक बहिष्कार शुरू हुआ था। इसलिए आंदोलन करने वाले चाहें तो इससे सीख लेकर अपने सत्याग्रह को ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं। हमारे देश में वैसे तो हर चीज की अति हो जाती है और यहां तक कि लोकतंत्र भी कई बार इस अति से बच नहीं पाता। लेकिन किसानों के आंदोलन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक चीज की अति नहीं बल्कि कमी दिखाई देगी और वो है राजनीति की जरूरत से ज्यादा कमी। कई बार आप कहते हैं राजनीति बहुत होती है। इस बार खास बात यह है इस किसान आंदोलन की, इसमें राजनीति ज्यादा नहीं बल्कि कम हो रही है। यह आंदोलन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस आंदोलन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीति की कमी है, राज और नीति। किसानों के बीच ऐसे नेताओं का अभाव है जो सरकार से बातचीत के साथ साथ राजनीतिक तौर पर राजनीतिक तरीके भी इस्तेमाल कर सकें। जो किसान नेता ऐसा करने में सक्षम भी हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सरकार के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालने पर उन्हें बिका हुआ ना कह दिया जाए, उन पर आरोप ना लग जाएं, उन्हें कहीं कोई सरकार का एजेंट ना बताने लगे। राजनीति का मतलब ही होता है लचीलापन, ऐसा लचीलापन जिसके इस्तेमाल से सरकार को भी कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सके और किसान भी सरकार की कुछ बातों से सहमत हो सके। लेकिन जरूरत से कम राजनीति की वजह से डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई है। इस आंदोलन में कुछ ऐसे किसान नेता भी हैं जो नए कानून में संशोधनों के पक्ष में हैं, लेकिन वो खुलकर अपनी बात कह नहीं सकते क्योंकि माहौल बिल्कुल उलट है। युद्ध में सही समय पर युद्ध विराम की घोषणा करके खोई हुई जमीन वापस भी पाई जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध विराम कहां कर लेना है और विरोधी को अपने लचीलेपन का सबूत भी दिया जा सकता है। इसलिए किसानों के बीच से किसी नेता को आगे आना होगा और यह तय करना होगा कि सरकार को किस हद तक झुकाकर
अपनी विजय घोषित कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह आंदोलन समय के साथ साथ अपनी धार और दिशा दोनों को खो देगा, क्योंकि जो राजनीति होती है, विरोध प्रदर्शन उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर आधारित नहीं होती, धरने पर, आंदोलन पर आधारित नहीं होती। उसके लिए बातचीत का रास्ता भी अपनाना होता है, उसके लिए लचीलापन भी अपनाना होता है और उसके लिए एक विजन भी चाहिए होता है। आपको याद होगा 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के शाहीन बाग में नए नागरिकता कानून के खिलाफ बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे और कल इस शाहीन बाग को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, यानी ये शाहीन बाग की वर्षगांठ है। यह विरोध प्रदर्शन 101 दिनों तक चला था, जब देश में इस साल 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया। तब प्रदर्शनकारियों को यहां से हटना पड़ा था, लेकिन आज हमें पता चला कि कुछ लोग अब भी शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। आज जब हमारी रिपोर्टिंग टीम ये जानने शाहीन बाग पहुंची कि 1 साल बाद ये इलाका कितना बदल चुका है, तो हमें ये डराने वाली बात पता चली कि किसान आंदोलन की सफलता को देखकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी एक बार फिर अपनी जगह पर लौट सकते हैं। यानी दिल्ली के बॉर्डर तो बंधक बने ही हुए हैं, दिल्ली के अंदर के इलाकों को भी एक बार फिर से बंधक बनाया जा सकता है। अगर आप किसानों के प्रदर्शन और शाहीन बाग के प्रदर्शन की तुलना करें तो आपको इसमें बहुत सारी समानताएं दिखेंगी। दिसंबर महीने में ही देश में नए नागरिकता कानून और नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए थे। सर्दियों का ऐसा ही मौसम था, तब भी सरकार पर कानून वापस लेने का दबाव डाला गया। किसानों के आंदोलन की तरह शाहीन बाग में भी टुकड़े टुकड़े गैंग और अलगाववादियों की एंट्री हो गई थी, विपक्षी पार्टियों की एंट्री हो गई थी, जमकर राजनीति हुई थी और आज के किसान आंदोलन की तरह तब के शाहीन बाग प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को भी बहुत परेशानियां हुई थी। दोनों का मकसद एक ही था। जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चुनाव हार चुकी थी, जो ये जानती थी कि चुनाव में उनका कोई चांस नहीं है, चुनाव में जनता उन्हें वोट नहीं देगी, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर से चुनावों के बाहर एक और जंग लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले नए नागरिकता कानून का इस्तेमाल किया और अब वही लोग किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी टीम शाहीन बाग गई और यह जानने की कोशिश की कि शाहीन बाग से हम क्या सीख सकते हैं। सिंघू बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा की सीमा। शाहीन बाग, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। आंदोलन के नाम पर सड़क को बंधक बनाने का मॉडल, देश की लाइफलाइन सड़कों को हाईजैक करने का एजेंडा, राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग की देशद्रोही सोच। सच दिखाने वालों के खिलाफ तब भी आवाजें उठी थी और अब भी उठ रही हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इनमें आपको कई बातें एक सी नजर आएंगी। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी जा रही है, जिस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग ने किसान आंदोलन में एंट्री ली है और जिस तरह एक बार फिर देश हित में खबरें दिखाने वालों को उन्हें उनका काम करने से रोका जा रहा है। तब एक पटकथा लिखी गई थी और उस मॉडल को 1 साल बाद हूबहू उसी तर्ज पर फिर से लागू कर लिया गया है। जी न्यूज ने तब भी CAA और नागरिकता कानून के नाम पर देशद्रोही ताकतों के सिर उठाने की साजिश से आपको हर कदम पर आगाह किया था। मुद्दों और एजेंडे के बीच कितना अंतर है ये भी दिखाया था। जानना चाहते हैं आपको आजादी किससे चाहिए? अरे आपको आजादी किससे चाहिए? किससे आजादी चाहिए आपको? 1 साल बाद हमने एक बार फिर सड़कों को बंधक बनाने वाले आंदोलन का फॉलो अप किया। हमने ये जानने की कोशिश की कि शाहीन बाग प्रकरण से क्या सबक लिया गया, लेकिन वहां एक नई साजिश के बुने जाने की खबर मिल गई। जी न्यूज की टीम को अपनी पड़ताल में पता चला कि शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी की जा रही है। अब आज 1 साल पूरा हो चुका है, हम सब लोगों की मीटिंग हुई है और अभी जब हमारी बातचीत ये हुई है, जैसे ये गवर्नमेंट दोबारा लेके आती है तो हम रोड पे आएंगे सब लोग निकल के, और इन केसों से, उल्टी सीधी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हम सब शाहीन बाग के लोग, हम फार्मर के साथ हैं, पूरा समर्थन है और हम गए थे और हम दोबारा भी जाएंगे यहाँ के लोग, और हमारा पूरा सपोर्ट है फार्मर्स को।
भाई आगे अभी तो हम किसानों के साथ हैं, जब हमारे मुद्दे पे आएंगे तो हम फिर वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट चलेगा। ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला। किसान आंदोलन ने शाहीन बाग से आंदोलन का तरीका सीखा कि सड़कों को किडनैप कर लो और फिर जिद पकड़ लो। अब शाहीन बाग के लिए किसान आंदोलन फ्यूल का काम कर रहा है। मैम देखिए, जब तक किसी को बेसिकली प्रॉब्लम घर में नहीं आती है ना, तो वो प्रॉब्लम समझते नहीं है लोग। तो गवर्नमेंट को एक बार कंसीडर करना चाहिए, उनकी जो भी आवाज़ है वो उठाना चाह रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि लोग सड़कों पे क्यों हैं, चाहे वो रीज़न जैसे भी हो। एक बार बैठ के उनसे बात करनी चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है। जो आज की गवर्नमेंट है ना, वो चीज़ों को कंसीडर नहीं करती है। उनको ऐसा लगता है कि सत्ता में हम बैठे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स के थ्रू हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहें। CAA NRC के खिलाफ पिछले साल शुरू हुआ शाहीन बाग प्रदर्शन तकरीबन 101 दिनों तक चला था। पूरी सड़क को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया था। इस वजह से शाहीन बाग में कारोबार करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इन तस्वीरों में जिस जगह ये सूरज ढलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक इसी जगह से कालिंदी कुंज के आगे शाहीन बाग का ये रास्ता 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहा था। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहां धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। भारत के नक्शे के नाम पर और भारत की संप्रभुता के नाम पर भारत की एक सड़क बंधक बना दी गई थी। दूसरी तरफ दुकानें हैं, ये कारोबार उस दौरान बिल्कुल बंद थे। हालांकि आज पहले की तरह चीज़ें सामान्य नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा तब तक उनकी रोजी रोटी यानी उनकी लाइफलाइन पर एक बड़ा संकट था। यहाँ तो ज़रूर सैकड़ों और हज़ारों का हुजूम आपने देखा होगा। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से CAA NRC इसके नाम पर लंबे वक्त तक आंदोलन चला और कोशिश ये रही कि शाहीन बाग का जो मॉडल है वो दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में रेप्लिकेट हो। लोगों ने आंदोलन का तरीका तो ज़रूर सीख लिया है। अभी भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर समेत देश के अलग अलग शहरों में सड़कें उसी तरह से बंधक हैं, लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि इस आंदोलन से नतीजा क्या निकला था और हासिल क्या हुआ था। असल में कुछ भी नहीं। 100 दिनों से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शनकारियों की अराजकता की वजह से कई लोगों का कारोबार पूरी तरह से ठप रहा था। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हमें आम आदमी का दर्द भी दिखा, जिनकी रोजी रोटी ठप हो गई, जिनके आने जाने के रास्ते बंद हो गए। आंदोलनकारियों को उनसे कितना लेना देना है ये तो पता नहीं, लेकिन उनका दर्द आज आपको जरूर सुनना चाहिए। पिछले साल जो है 2019 में धरना प्रदर्शन हुआ है शाहीन बाग में, तो उसके बाद से तो ये समझ लो कि 15 दिसंबर को लगा था, और ये समझ लो कि मैं 8 महीने के बाद दुकान खोला हूँ यहाँ पे। तो 8 महीने समझ लो कंटिन्यू हम बैठे थे, काम हम बिल्कुल नहीं। अब ये है कि थोड़ा धीरे धीरे सुधार तो आ ही रहा था, मगर ये है कि अब जैसे जगह जगह पे जो धरना हो रहे हैं आपके हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ भी हो रहे हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा कामों पे फर्क तो पड़ ही रहा है लोग सभी के। हमारा क्या एकदम मंदा तो सभी के थे, ये जो मार जो है ये सभी के साथ है। हमारा क्या है, सभी के यहाँ से 15 किलोमीटर है, मात्र 25 से 35 किलोमीटर के मिनट में पहुँच जाता था। अब तो वापस वही आ गया, 40 मिनट में वापस पहुँच जाते हैं। पहले 2-2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे घूम के जाना पड़ता था, कभी कहीं से कभी कहीं से। रात भर स्पीकर चलते थे, इस तरीके का परेशानी था। मतलब इस तरीके से लग रहा था कि जैसे कोई हाईजैक कर लिया हो या रोड बंद कर दिया हो, बिल्कुल ऐसा था। और जनता इतना परेशान होती है, इस तरीके से रोड बंद करके कोई कुछ भी अपना मनवाना एक गलत बात है। 1 साल बाद शाहीन बाग की तस्वीर बदली तो जरूर है, लेकिन पूरी तरह नहीं। 100 दिनों तक सड़कों के बंद रहने और इस साल लॉकडाउन को झेलने के बाद किसी तरह से कारोबार पटरी पर लौटाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन किसान आंदोलन शाहीन बाग के कर्ता धर्ताओं को नई ऊर्जा दे रहा है। शाहीन बाग का टुकड़े टुकड़े गैंग हर रोज किसान आंदोलन में घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। इसी सड़क से अपनी रोजी रोटी चलाने वालों को भले ही आंदोलन ने कुछ नहीं दिया, लेकिन देश के टुकड़े करने का एजेंडा रखने वालों को आम आदमी के दर्द से सरोकार नजर नहीं आता। एक ही तर्ज पर शुरू हुए दोनों आंदोलनों का हश्र भी एक सा ही नजर आता है। शाहीन बाग को देश विरोधी एजेंडे ने हाईजैक कर लिया था और किसान आंदोलन में भी अब ऐसी ही ताकतों की एंट्री हो रही है। किसान आंदोलन के नाम पर देश में और शाहीन बाग न बने, इसके लिए इस समस्या को कायम रखने के बजाय इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।
आज भारत में बड़े बड़े नेता अपनी ताकत इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो लोगों को ये बता सकें कि वो किस हद तक देश को बंद कर सकते हैं। जो भी चीजें वो बंद करने की क्षमता रखते हैं, जितना ज्यादा बंद करेंगे उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे, ऐसा भारत में राजनीतिक लोग सोचते हैं। यानी राजनीति में अगर ऊपर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बंद करने चाहिए। जो नेता ज्यादा आंदोलन करेगा, ज्यादा प्रदर्शन करेगा, ज्यादा बंद करेगा, वो तेजी से राजनीति में ऊपर जाएगा और बहुत जल्द बड़ा नेता बन जाएगा। जो नेता बंद करने की बजाय कुछ शुरू करने में विश्वास रखता हो, वो शायद राजनीति में पीछे रह जाएगा। हमारे देश की राजनीति ऐसी है। भारत में आज सत्याग्रह के नाम पर ऐसे आंदोलन किए जाते हैं जिनसे देश में सब कुछ बंद हो जाता है, सारी गतिविधियां रुक जाती हैं और नुकसान इसी देश के आम आदमी का होता है। सत्याग्रह अब आज के जमाने में एक प्रकार का हठ योग है, लेकिन आज हमारे देश में इस हठ का इस्तेमाल सब कुछ बंद करने के लिए हो जाता है। लेकिन दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर रशिया में ओम्याकॉन नाम का एक ग्रामीण कस्बा है। आज उसकी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। यहां पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी कुछ भी रुकता नहीं है। यानी तापमान यहां पर ऐसा है जैसा शायद सियाचिन में भी ना होता हो। यहां इतनी ठंड के बावजूद स्कूल खुले रहते हैं और बच्चे इतनी ठंड में भी नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। जब तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, तब जाकर वहां 11 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद किया जाता है। इस कस्बे में सिर्फ 900 लोग रहते हैं और यह दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद यहां कुछ भी रुकता नहीं है। लोग हर रोज काम पर जाते हैं, अपने जानवरों का भी पूरा ख्याल रखते हैं, विदेशी सैलानियों का भी पूरा स्वागत करते हैं। जबकि हमारे देश में आपने देखा होगा, जरा सी थोड़ी सी बारिश हो जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, सर्दी ज़्यादा पड़ जाए या प्रदूषण ज़्यादा हो जाए, तो सबसे पहले जो घोषणा होती है वो ये कि स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है, छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है। हमारे देश में सरकारें अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। छोटी छोटी समस्याओं के नाम पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों की छुट्टी कर दी जाती है। जैसे हमने आपको बताया, बारिश हो जाए, गर्मी पड़ जाए, सर्दी पड़ जाए, सब चीज़ों में सरकार के पास एक ही जवाब रहता है, आज छुट्टी घोषित कर दी जाए। जबकि लोग विषम परिस्थितियों में भी काम कर सकें, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं। जैसे जब हमारे देश में बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, वर्षों तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किए जाते, वाटरप्रूफ छतों का निर्माण नहीं होता, इसलिए स्कूलों को बंद करना पड़ता है। प्रदूषण से निपटने के लिए भी हमारे पास कोई नीति नहीं, इसलिए प्रदूषण जब बढ़ जाता है तब भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी दिन, आप कल्पना करके देखिए, किसी दिन देश का आम आदमी सरकारों से यह कहने लगे कि वो इन सारी परेशानियों के बावजूद काम पर जाना चाहता है, सारे माँ बाप ये कहने लगे कि वो बारिश के बावजूद, सर्दी गर्मी के बावजूद अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, छुट्टी नहीं करवाएंगे, और इसके लिए सरकार इन समस्याओं से निपटने की व्यवस्था करे, तो सोचिए सरकारों का क्या हाल होगा। जिस दिन आपने तय कर लिया कि आप छुट्टी नहीं करेंगे, सरकार कहेगी भी तो भी आप छुट्टी नहीं करेंगे, आपको काम पर जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, तो सरकार फंस जाएगी उस दिन। लेकिन अफसोस, हमारे देश में सकारात्मक दिशा में सत्याग्रह करने की परंपरा अब दम तोड़ने लगी है और किसी की भी दिलचस्पी अपने जीवन को सुधारने में है ही नहीं। ज्यादातर लोगों को छुट्टियां ही अच्छी लगती हैं, चाहे किसी भी बहाने से की जाए। आज के युग में आप में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, बहुत सारे जो छात्र हैं वो स्कूल ना जाकर अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। आज के युग में आपका पूरा जीवन करीब करीब इंटरनेट के भरोसे हो गया है। चाहे आपको खाना मंगाना है, दफ्तर में काम करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी करना है, और इस इंटरनेट पर आपके मन के प्रश्नों का समाधान करने के लिए सबसे आगे है सर्च इंजन गूगल। आप गूगल पर बहुत ज़्यादा आधारित रहते हैं, इसलिए आज की पीढ़ी को कुछ लोग गूगल जनरेशन भी कहकर बुलाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर गूगल का सर्वर कुछ घंटों के लिए डाउन हो जाए तब आप क्या करेंगे? गूगल की सेवा डाउन होते ही आपका जीवन भी शायद डाउन हो जाएगा। और आज ऐसा ही हुआ। आज 57 मिनट तक, यानी करीब करीब 1 घंटे तक गूगल की 3 सेवाएं बंद हो गईं
और इसकी वजह से भारत के 42 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूजर्स भी प्रभावित हुए, क्योंकि एंड्रॉयड का मालिक भी यही कंपनी है, गूगल ही है। आज शाम को लगभग 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जीमेल, यूट्यूब और गूगल डॉक्स के साथ ये दिक्कत रही। हालांकि अब ये सभी सर्विसेज सही तरीके से काम करने लगी हैं। इस समय इंटरनेट के बिना आप अपने जीवन की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये बात आज गूगल के डाउन होते ही लोगों को समझ में आ गई और ये मुद्दा ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड करने लगा। यानी ट्विटर पर गूगल ट्रेंड कर रहा था आज। इस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में करोड़ों लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इस समस्या की वजह से इन लोगों का काम भी आज बहुत बाधित हुआ। गूगल के डाउन होते ही लोगों की लाइफ भी डाउन हो गई। लेकिन इसमें से सीखने वाली बात क्या है और इसमें आपको चिंता में डालने वाली बात क्या है? वो ये कि किसी भी विदेशी कंपनी के सर्वर पर इतनी ज्यादा निर्भरता किसी देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है और आगे चलकर यही निर्भरता बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर भविष्य में गूगल के सर्वर को नियंत्रित करने वाले कुछ इंजीनियर्स किसी बात के विरोध में हमारे देश की तरह सत्याग्रह कर दें, सारी सेवाओं को रोक दें, हड़ताल पर चले जाएं, तो आपका क्या होगा? सर्वर वाले सत्याग्रही पल में पूरी दुनिया को अपना बंधक बना लेंगे। इसलिए भारत को चाहिए, हमारे देश को चाहिए कि वो अपना खुद का एक डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करे, जैसा कि चीन ने किया है और जैसा रशिया ने भी किया है। अब ये दोनों देश इंटरनेट के लिए गूगल पर निर्भर नहीं है और भारत को भी अब इस दिशा में सोचना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जिस दिन गूगल चाहेगा आपका गला दबा देगा और आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को डाउन होने से बचा देगी। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के मिशिगन राज्य से कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो चुकी है। बड़े बड़े ट्रकों में वैक्सीन की करीब 1,80,000 शीशियां अमेरिका के अलग अलग राज्यों में भेजी गई हैं और ये उसी की तस्वीर है। -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इन शीशियों को स्टोर किया गया है और फिर इन्हें ट्रकों से तय जगहों के लिए भेज दिया गया। इस मौके पर फाइजर कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट में बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। ये तालियां जल्द ही सब कुछ ठीक होने का संकेत दे रही हैं। आप भी इन तालियों को सुनिए। अब बस हम ये इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह की तालियां हमारे देश में कब बजेंगी। अमेरिका में पिछले शुक्रवार को ही फाइजर की कोरोना वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी का अपडेट यह है कि आज से ही लोगों को ये वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। यानी अमेरिका में लोगों को अब वैक्सीन दी जा रही है और ये फाइजर वैक्सीन है। पहली खेप में वैक्सीन की 1,84,275 बॉटल्स अमेरिका में 636 अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। यानी अमेरिका के लिए वर्ष 2020 जाते जाते शुभ साबित होने वाला है और अब भारत के लोग भी ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। फाइजर कंपनी ने भारत में भी कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी है और संभव है कि अगले कुछ दिनों में इस पर कोई फैसला ले भी लिया जाए। अब तक ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, बहरीन, मैक्सिको, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश इस वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही भारत भी वैक्सीन को मंजूरी देने वाले इस क्लब में शामिल हो सकता है। हालांकि भारत समेत पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच इस समय कड़ी प्रतियोगिता चल रही है कि किसकी वैक्सीन ज्यादा बिकेंगी, किसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। हमारे देश में फिलहाल इस रेस में 4 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन सबसे ऊपर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी इसमें शामिल है। तीसरा प्लेयर है भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और चौथी वैक्सीन है भारत में हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जो स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। यह रेस इस समय भारत में चल रही है। इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी गई है और आखिर में रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी है, जिसके बारे में आज ही यह दावा किया गया है कि यह वैक्सीन लोगों को 2 साल तक कोरोना वायरस से बचा पाएगी। तो ये इतनी सारी पहले तो कुछ महीने पहले तक एक भी नहीं थी और जब आई तो इतनी सारी आ गई कि अब अलग अलग देशों की सरकारों को और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी वैक्सीन ली जाए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप भारत में किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ये वैक्सीन लगवाएंगे, जो कि कुछ महीनों के बाद आपके जीवन में वो दिन आएगा, तो वो दिन कैसा होगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। 113 पेज की इन गाइडलाइंस के मुताबिक
टीकाकरण अभियान की प्रक्रिया चुनावों जैसी होगी, यानी जैसे आप वोट डालने के लिए अपने घर से एक बूथ तक जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन लगवाने के लिए भी आपको एक बूथ तक ही जाना होगा। एक बूथ पर एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, यानी अधिकतम सीमा है 100 लोगों की एक दिन में। वैक्सीन लगाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के आधार पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पहले पहचान की जाएगी। इन लोगों को टीके से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन कब लगेगी, कहां लगेगी और उनका बूथ कौन सा होगा। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव में आपको बताया जाता है कि आपका वोट किस बूथ पर है, और जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनकी जानकारी भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। यानी वैक्सीन लगवाने के लिए आपको तभी बूथ पर जाना होगा जब आपको पहले से इसके बारे में जानकारी दी जाए। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर आप वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। टीकाकरण के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और हर टीम में 5 सदस्य होंगे। पहला सदस्य डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट में से कोई भी हो सकता है। पहला सदस्य ही आपको वैक्सीन भी लगाएगा। दूसरा सदस्य पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस या एनसीसी का होगा, जिसका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिकता के आधार पर चुने गए व्यक्ति को ही टीका लगे, यानी पूरा अनुशासन वहां पर लगे, जिसे बुलाया गया है उसे ही टीका लगे। तीसरा सदस्य कोरोना का टीका लगवाने आए व्यक्ति के पहचान पत्र, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों को चेक करेगा, यानी उनकी जांच करेगा। टीम का चौथा और 5वां सदस्य भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करेगा। इसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको इन तैयारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की पहली वैक्सीन का प्रचार किया था। देखिए, जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें काफ़ी विस्तृत डिटेल जो सारी दी हुई है। उसमें बताया गया है कि एक तो उन्होंने जो एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट किए हैं, तो उसका स्टेट लेवल पे कौन लोग देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ कैसे लोग हैं, ब्लॉक लेवल पे क्या है, उस सारी चीज़ की रूपरेखा बनाई गई है। और अभी जो अधिकतर वैक्सीनेशन होगा उसके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है कि फिक्स्ड बूथ हों जहाँ पर एक जगह पर लोग पहुँचें और वहाँ पर सारे लोगों को वैक्सीन दी जा सके। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अगर फिक्स्ड जगह नहीं दी जा सकती किसी कंडीशन में, तो उनको जरूर हम जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाएँ। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को डाउन होने से बचा देगी। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के मिशिगन राज्य से कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो चुकी है। बड़े बड़े ट्रकों में वैक्सीन की करीब 1,80,000 शीशियां अमेरिका के अलग अलग राज्यों में भेजी गई हैं और ये उसी की तस्वीर है। -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इन शीशियों को स्टोर किया गया है और फिर इन्हें ट्रकों से तय जगहों के लिए भेज दिया गया। इस मौके पर फाइजर कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट में बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। ये तालियां जल्द ही सब कुछ ठीक होने का संकेत दे रही हैं। आप भी इन तालियों को सुनिए। अब बस हम ये इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह की तालियां हमारे देश में कब बजेंगी। अमेरिका में पिछले शुक्रवार को ही फाइजर की कोरोना वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी का अपडेट यह है कि आज से ही लोगों को ये वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। यानी अमेरिका में लोगों को अब वैक्सीन दी जा रही है और ये फाइजर वैक्सीन है। पहली खेप में वैक्सीन की 1,84,275 बॉटल्स अमेरिका में 636 अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। यानी अमेरिका के लिए वर्ष 2020 जाते जाते शुभ साबित होने वाला है और अब भारत के लोग भी ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। फाइजर कंपनी ने भारत में भी कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी है और संभव है कि अगले कुछ दिनों में इस पर कोई फैसला ले भी लिया जाए। अब तक ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, बहरीन, मैक्सिको, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश इस वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही भारत भी वैक्सीन को मंजूरी देने वाले इस क्लब में शामिल हो सकता है। हालांकि भारत समेत पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच इस समय कड़ी प्रतियोगिता चल रही है कि किसकी वैक्सीन ज्यादा बिकेंगी, किसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। हमारे देश में फिलहाल इस रेस में 4 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन सबसे ऊपर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी इसमें शामिल है। तीसरा प्लेयर है भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और चौथी वैक्सीन है भारत में हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जो स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। यह रेस इस समय भारत में चल रही है। इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी गई है
और आखिर में रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी है, जिसके बारे में आज ही यह दावा किया गया है कि यह वैक्सीन लोगों को 2 साल तक कोरोना वायरस से बचा पाएगी। तो ये इतनी सारी पहले तो कुछ महीने पहले तक एक भी नहीं थी, और जब आई तो इतनी सारी आ गई कि अब अलग अलग देशों की सरकारों को और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी वैक्सीन ली जाए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप भारत में किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर यह वैक्सीन लगवाएंगे, जो कि कुछ महीनों के बाद आपके जीवन में वो दिन आएगा, तो वो दिन कैसा होगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। 113 पेज की इन गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण अभियान की प्रक्रिया चुनावों जैसी होगी, यानी जैसे आप वोट डालने के लिए अपने घर से एक बूथ तक जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन लगवाने के लिए भी आपको एक बूथ तक ही जाना होगा। एक बूथ पर एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, यानी अधिकतम सीमा है 100 लोगों की एक दिन में। वैक्सीन लगाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के आधार पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पहले पहचान की जाएगी। इन लोगों को टीके से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन कब लगेगी, कहां लगेगी और उनका बूथ कौन सा होगा। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव में आपको बताया जाता है कि आपका वोट किस बूथ पर है, और जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनकी जानकारी भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। यानी वैक्सीन लगवाने के लिए आपको तभी बूथ पर जाना होगा जब आपको पहले से इसके बारे में जानकारी दी जाए। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर आप वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। टीकाकरण के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और हर टीम में 5 सदस्य होंगे। पहला सदस्य डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट में से कोई भी हो सकता है। पहला सदस्य ही आपको वैक्सीन भी लगाएगा। दूसरा सदस्य पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस या एनसीसी का होगा, जिसका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिकता के आधार पर चुने गए व्यक्ति को ही टीका लगे, यानी पूरा अनुशासन वहां पर लगे, जिसे बुलाया गया है उसे ही टीका लगे। तीसरा सदस्य कोरोना का टीका लगवाने आए व्यक्ति के पहचान पत्र, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों को चेक करेगा, यानी उनकी जांच करेगा। टीम का चौथा और 5वां सदस्य भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करेगा। इसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको इन तैयारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की पहली वैक्सीन का प्रचार किया था। देखिए, जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें काफ़ी विस्तृत डिटेल जो सारी दी हुई है। उसमें बताया गया है कि एक तो उन्होंने जो एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, तो उसका स्टेट लेवल पे कौन लोग देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ कैसे लोग हैं, ब्लॉक लेवल पे क्या है, उस सारी चीज़ की रूपरेखा बनाई गई है। और अभी जो अधिकतर वैक्सीनेशन होगा उसके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है कि फिक्स्ड बूथ हो, जहाँ पर एक जगह पर लोग पहुँचें और वहाँ पर सारे लोगों को वैक्सीन दी जा सके। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अगर फिक्स्ड जगह नहीं दी जा सकती किसी कंडीशन में, तो उनको जरूर हम जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाएँ। आजकल भारत में टू मच डेमोक्रेसी यानी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र पर काफी बहस हो रही है, लेकिन आज हम आपको भारत के इतिहास के उस दौर में लेकर चलेंगे जब भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं था। और यह साल था वर्ष 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 की आधी रात को की गई थी। 45 वर्षों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित किए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि इमरजेंसी को नहीं लागू किया जाना चाहिए था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि 45 वर्ष बाद इमरजेंसी लगाए जाने की वैधानिकता का पता लगाना अब मुश्किल काम है। 94 वर्ष की एक महिला जिनका नाम वीरा सरीन है, उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। वीरा सरीन ने अपनी याचिका में 25 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है कि उन्हें इतना मुआवजा दिया जाए। वीरा सरीन का कहना है कि इमरजेंसी के दौरान उनके पति की दुकान से सोने की कीमती कलाकृतियों को जब्त कर लिया गया था। साथ ही उनके पति को विदेश भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में वीरा सरीन और उनके पति का सोने की कलाकृतियों का बिजनेस था। आज सुप्रीम कोर्ट में वीरा सरीन के वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इमरजेंसी लगाकर संविधान के साथ धोखा किया गया है। ऐसे इतिहास को दोहराए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
लेकिन सवाल यह है कि अब जब देश में इमरजेंसी लगाने वाले ज्यादातर कर्ता धर्ता जिंदा ही नहीं बचे, तो इसे असंवैधानिक घोषित करने के बाद आखिर सजा किसे दी जाएगी? और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इससे देश की वर्तमान और भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इमरजेंसी लगाने का फैसला अनैतिक था, ये सब जानते हैं, लेकिन अगर ये असंवैधानिक भी साबित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सजा सिर्फ अनैतिकता को सुनाई जाएगी या ये अनैतिक कृत्य करने वाले अब भी जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और होगी तो कैसे होगी, क्योंकि वो तो अभी बचे ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। हालांकि अब अगर आपातकाल लगाने के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो उसका असर क्या होगा, आज ये समझना है। इस फैसले में सीधे तौर पर शामिल अधिकतर महत्वपूर्ण लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के लिए अब जीवित ही नहीं बचे। 19 महीनों तक पूरे देश में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में देश की मौजूदा पीढ़ी को ज्यादा जानकारी है ही नहीं, लेकिन इसे आप भारत के राजनीतिक इतिहास में भूल सुधार की एक कोशिश मान सकते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। 45 वर्षों के बाद भी अगर इसे असंवैधानिक कहा जाता है तो ये भारत के इतिहास में एक उदाहरण बन जाएगा और फिर भविष्य में कभी भी कोई सरकार ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। अब आप सोचिए, ये काम उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था जो कांग्रेस पार्टी आज सबसे ज्यादा असहनशीलता के मुद्दे को उठाती है, जो कांग्रेस पार्टी आज की डेट में सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है। इमरजेंसी का दाग कांग्रेस के दामन पर है। इसके असंवैधानिक साबित होने से कांग्रेस की छवि और खराब तो होगी, लेकिन इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तब भी थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कांग्रेस पार्टी बहुत पहले ही कमजोर हो चुकी है और उसे और अब कितना कमजोर किया जा सकता है। 1975 में इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी मिलकर देश चला रहे थे। तब भी मां बेटे की ही सरकार चल रही थी और आप सोचिए, ये मां बेटे की सरकार 2014 तक भी चली थी। मां बेटा बदल गए, कॉन्सेप्ट वही था। और आज भी मां बेटा ही मिलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस चला रहे हैं। यानी सोच लीजिए, 1975 के दौर में भी मां बेटा ही थे, उसके बाद 2004 से 2014 तक भी मां बेटा ही थे, और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो अब भी मां बेटा ही है। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई तो 1977 में देश के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन 2 साल में ही जनता का मूड बदल गया और जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचा दिया। वैसे इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई पहले भी लड़ी गई थी। 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की थी, लेकिन 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका यानी अदालत से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई का अधिकार ही छीन लिया था। इसे संविधान का 38वां संशोधन कहा जाता है। जो लोग आज कांग्रेस पार्टी को आजादी और आजाद ख्यालात का चैंपियन मानते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में दोबारा संशोधन किया और अदालत को फिर से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई का अधिकार दे दिया और अब यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। प्रधानमंत्री होने के नाते इमरजेंसी की पूरी जिम्मेदारी इंदिरा गांधी की थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के वक्त असली सत्ता इंदिरा गांधी के पास नहीं बल्कि संजय गांधी के पास थी। संजय गांधी उस समय ना तो किसी सरकारी पद पर थे और ना ही वो जनता द्वारा चुने हुए नेता थे, लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी का पुत्र होने की वजह से ही वो सारे बड़े फैसले ले रहे थे, जैसा कि बड़े बड़े खानदानों में होता है। और तब एक खानदान इस देश पर शासन कर रहा था। तब संजय गांधी के घर पर दरबार लगा करता था। वो केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बड़े कांग्रेसी नेताओं को अपने घर पर ही बुलाते थे, उन्हें वहीं से आदेश देते थे और अपने हिसाब से बड़ी बड़ी नियुक्तियां करते थे सरकार में। संजय गांधी और उनके मित्रों ने इमरजेंसी के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से देश को चलाया और बहुत सारे बड़े नेता जो बाद में कांग्रेस की अलग अलग सरकारों में बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे, वो सब संजय गांधी के ही दोस्त थे, उन्हीं की टीम में शामिल थे। और यही लोग आगे चलकर बड़े बड़े फैसले लेते रहे। लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद भी इनमें से किसी का कुछ बिगड़ा नहीं और इनमें से किसी को भी इमरजेंसी का डिजाइनर होने की सजा नहीं मिली, डिसीजन मेकर होने की सजा नहीं मिली। और
इमरजेंसी के दौरान प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी। इसके बावजूद भारत की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उस समय इंदिरा गांधी के इस फैसले से सहमत हो गया था। यह बड़ी बात आपको आज देखनी चाहिए। उस समय का मीडिया कैसा था सोचिए। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगी और अखबारों के दफ्तरों में उसी रात पावर सप्लाई काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार छाप ही ना सके। यह सब इस देश में हुआ है। अखबारों के दफ्तरों को 2 दिन बाद पावर सप्लाई मिली थी। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटा दिया और अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को यह प्रभार दे दिया और वीसी शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर अपना नियंत्रण ले लिया। उस समय प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया, यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हुआ। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त कर लिया गया। 327 पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन लाइन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री से मना कर दिया गया और कुछ संवाददाताओं को भारत से बाहर निकाल दिया गया। उस दौर में बड़े बड़े संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने समर्पण कर दिया था। दिल्ली के 47 बड़े अखबारों के एडिटर्स और संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया था। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उस जमाने में एक बड़ा मशहूर कथन दिया था, जो उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद कहा था। आडवाणी ने इन संपादकों के लिए कहा था कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था और आप रेंगने लगे। यानी इंदिरा गांधी ने तो कहा था उस समय के मीडिया को कि आप झुके रहिए, लेकिन मीडिया ने झुकना नहीं बल्कि रेंगना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ अखबार तब भी ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया और उस समय एक राष्ट्रीय अखबार ऐसा भी था जिसने इमरजेंसी के विरोध में संपादकीय पन्ने पर खाली जगह छोड़ दी थी। तो अलग अलग तरीके से लोग थे। ज्यादातर मीडिया ऐसा भी था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन कुछ मीडिया ने विरोध भी किया था और जिन्होंने विरोध किया वो सब जेल में बंद हुए। अब विडंबना यह है कि जब देश में लोकतंत्र की अति की जाती है तब भी कहा जाता है कि यह देश के लोगों के हित में है। जब इमरजेंसी के दौरान देश में लोकतंत्र की क्षति हो गई थी तब भी यह कहा गया कि जनता की भलाई के लिए है। यानी जरूरत से ज्यादा जब लोकतंत्र होता है वो भी इसी लॉजिक के साथ दिया जाता है और जब छीन लिया जाता है तो भी यही कहा जाता है कि जनता की भलाई के लिए है। तो लोकतंत्र का कड़ा फैसला देखिए कितनी मीठी चाशनी में लपेटकर संजय गांधी ने इस देश के सामने पेश किया था और उस जमाने के बड़े बड़े संपादकों ने इसका समर्थन किया था। इसलिए जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप लोगों को भी इतिहास पर कभी कभी नजर डालनी चाहिए। और अगर इस इमरजेंसी लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा। हालांकि वो सारे लोग जिन्होंने ये काम किया था अब जीवित नहीं है, सजा तो किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल देश के लोकतंत्र में जरूर बन सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला जरूर सुनाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.